नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न। क्या अडानी जी के दोस्त उनका साथ छोड़ देंगे? दूसरा, क्या बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र कर पाएगी? और तीसरा, सिद्दीक कप्पन का अपराध उसका धर्म या उसका कर्म? आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुश्त एक बार भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल सुचारू रूप से चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या अडानी जी के दोस्त उनका साथ छोड़ देंगे? अडानी जी की कहानी तो अब सबको पता है, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कोई नया कुछ उसमें कहने को नहीं है। अडानी जी का जो एफपीओ आया 20,000 करोड़ का, उसका मुख्य कारण ये था कि जो उनके डेट्स थे, जो उनके कर्जे थे, वो उस कर्जे को इस शेयर मार्केट के थ्रू पैसा लेके और उसको कम करना चाह रहे थे। 1 रुपए का शेयर उन्होंने 3,276 रुपए में बेचने की बात की थी। हुआ ये कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, करीब 2-2.5 करोड़ शेयर्स उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखे हुए थे। टोटल 4.5 करोड़ शेयर थे। उसमें से जो जिसको कहते हैं गड़बड़ वाली बात यही है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने केवल 12% लोगों ने खरीदा। वो भी कौन लोग थे जिन्होंने खरीदा? अब कुछ लोगों का हो सकता है कि उनका भाई विश्वास हो उनके ऊपर, लेकिन केवल 12% उनका सब्सक्रिप्शन इसमें हुआ। उन्होंने जो हर शेयर में एक एम्प्लॉय कोटा भी होता है, उनके एम्प्लॉयज ने भी उसको नहीं मतलब जो सब्सक्राइब किया पूरा 100%। तो इसका मतलब उनके एम्प्लॉयज को भी ये विश्वास था कि इस शेयर में कुछ, जिसको अगर ईस्टर्न इंडिया में रहा हूं तो कुछ गंडगोल है, कुछ गड़बड़ है। अब इस गंडगोल के आगे अगर आप चलें तो परत दर परत खुलती जा रही है। हुआ क्या, अब अडानी जी तो अडानी जी हैं, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है, मतलब किसी की क्या मजाल। तो उन्होंने किसी ने किसी को फोन किया, किसी ने किसी को इशारा किया, किसी ने किसी से वो कहा कि कर दो मत, वो एफपीओ टूटना नहीं चाहिए। तो कॉर्पोरेट्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो थे, जो लोगों ने अपने पर्सनल पैसे से जो इसको सब्सक्राइब किया, वो किया 1,66,00,000 शेयर, 1.66 करोड़, करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास, रुपए के टर्म से, शेयर के टर्म से 1.66 करोड़ शेयर्स। अब इसमें कौन कौन मुख्य लोग थे? इसमें हमारे अंबानी जी थे, इसमें हमारे सज्जन जिंदल जी थे, इसमें हमारे सुनील मित्तल साहब थे एयरटेल वाले, सुधीर मेहता जी थे टोरेंट फार्मा, पंकज पटेल जी थे जायडस फार्मा वाले। इसमें से 3 तो अपने घर के लोग थे, गुजराती भाई, केम छो, मजामा। तो अंबानी जी, सुधीर मेहता, पंकज पटेल तो घर के थे, तो इसलिए इसमें तो कोई बात दिक्कत नहीं थी। लेकिन जरा सज्जन जिंदल जी और सुनील मित्तल जी का भी सुन लीजिए। सज्जन मित्तल जी, अभी मैं एक रिपोर्ट लगा दे रहा हूं, 2017 में ये पाकिस्तान गए थे, और ऐसा कहा जाता है उस रिपोर्ट के हिसाब से कि ये वो व्यक्ति थे जो मध्यस्थता करते थे नवाज शरीफ और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। वो रिपोर्ट में लगा दे रहा हूं। दूसरे सुनील मित्तल साहब, सुनील मित्तल साहब का एक, मालूम नहीं आपको पक्ष मालूम है कि नहीं मालूम है, सुनील मित्तल के पिताजी ही वो सज्जन थे जो हर्षद मेहता को साथ लेके, जैसा कहा गया था जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नरसिम्हा राव के यहाँ वही सूटकेस, याद है वो सूटकेस जब राम जेठमलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इनके पिताजी ही लेके गए थे। तो ये सब लोग वो हैं। अब इसमें एक जो थोड़ा क्षोभ की बात है, दुख की बात है कि इतने बड़े आदमी जिसके इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, उनको हमारे देश के टाटा बिरला ने नहीं किया। ये टाटा बिरला बजाज ये कहाँ छुप गए भाई? इन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, ये सब इन लोगों ने ही दिया। खैर, गुजरात तो अपने घर की बात है। इसके अलावा फॉरेन एफआईआई जो बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे, उन्होंने 1.24 करोड़ शेयर खरीदे। फिर एक एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी आती है, उसमें करीब 33 इन्वेस्टर्स आए, और उसमें मे बैंक सिक्योरिटीज, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, इन लोगों ने करीब 1.8 करोड़ शेयर लिए। टोटल जो शेयर था, जो 20,000 करोड़ की बात थी, उसमें करीब 112% शेयर का कमिटमेंट हुआ। इस बीच क्या हुआ, आज फोर्ब्स की एक स्टोरी निकली है, जो जॉन हयात बोल लीजिए, हेट बोल लीजिए, HYATT जैसे भी आप बोलना चाहिए, उन्होंने बताया है कि उस स्टोरी के अनुसार अडानी जी ने अपने शेयर स्वयं खरीद लिए।
जो आम भाषा में जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, जो मना है। तो उस स्टोरी के अनुसार ये अपने शेयर खुद ही खरीद रहे थे। अब फोर्ब्स की स्टोरी ये कहती है कि हिंडनबर्ग जिसकी वजह से सब शुरू हुआ, जिस दो कंपनी पर उसने आरोप लगाया था कि अडानी जी पे क्या आरोप है? अडानी जी पे हिंडनबर्ग ने कहा है कि ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड, ये दोनों चीजें हैं, स्टॉक का मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड करते हैं। उस हिंडनबर्ग ने दो ऐसी कंपनी में जो वो जिस कंपनी पे आरोप लगाया था कि वो इनके स्टॉक मैनिपुलेशन और ये सब करती हैं, वो इस एफपीओ में भी इन्वॉल्व हैं। एलोरा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मोनार्क नेटवर्क कैपिटल्स, इसमें भी इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप है। मैं इसका भी वो आपको संपर्क दे रहा हूं, जिससे आप अगर चाहिए तो इस पूरी स्टोरी को देख सकते हैं। अब एक और धमाका हो गया, एक क्रेडिट स्विस बोलिए, क्रेडिट स्विस बोलिए, जैसे भी आप बोलना चाहिए, उसने आज सुबह आ गया और अब सिटी बैंक का भी आ गया। दे हैव स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग बॉन्ड्स ऑफ अडानी ग्रुप एज कोलेटरल। अडानी ग्रुप की कुछ कंपनी जो मेजर कंपनीज हैं, उनके बॉन्ड उन्होंने कहा भैया इसको अब हम गिरवी नहीं रखेंगे, ये इस लायक नहीं है। अब मेन बात यह आती है कि अडानी जी ने इसको वापस क्यों कर लिया? क्या जांच के डर से, या जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनके इन्वेस्टर, उनके लेंडर उनसे पूछेंगे भाई ये कैसे, या जैसा कहा जा रहा है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो उनके दोस्त थे, उनके इशारे पर ये लोग आगे आए थे और शायद एक दो हफ्ते के लिए कहा होगा कि भाई हम तुम्हें एक दो हफ्ते के लिए मदद कर रहे हैं पैसा। तो कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान का भी इसमें देखना होगा, क्योंकि जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं पे भी, दूसरे वो उनके बैंकर भी तो कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। लेकिन इंडिया में सरकार चुप है, भारत में बिल्कुल सरकार चुप है। लेकिन इन्वेस्टर जो हैं, जो डिपॉजिटर हैं, वो तो पूछेंगे ना, वो तो कहीं ना कहीं पूछेंगे भाई बैंक हर एक को डर लग रहा है, एसबीआई के स्टॉक नीचे हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी पूछेगा कि भैया एक सस्ता शेयर अगर उपलब्ध है तो महंगे में क्यों लिया। जो 3276 में इन्होंने शेयर बेचा था, आज वो 1600 रुपए का शेयर आ गया था जब मैं स्टॉक मार्केट की बात, अब वो इस समय 1580, मतलब वो गिरता ही जा रहा है, आधे से भी कम हो चुका है। तो ये कोई पूछेगा नहीं कि सारी दुनिया को ये दिख रहा था, तुम इसको खरीद रहे थे, एक नहीं करोड़ों में। एसबीआई कैपिटल मार्केट ने इसमें किया है, एलआईसी ने खरीदा, ये सब लोग खरीदे हैं, तो इनसे इनका कोई पूछने वाला है कि नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी जी कहते हैं कि हमने मॉरलिटी के तहत में इसको वापस किया है। वो एक मैं छोटा सा वीडियो लगा दे रहा हूं, पूरा वीडियो कहीं और है, आप शुरू का ही सुन लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आफ्टर अ फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. देख लिया आपने वीडियो। अब मेरा 2-3 इसमें भी वो है अडानी जी से, मतलब शिकायत क्या है मुझे, मैं उनको क्या सलाह दूंगा, मेरा थोड़ा है, एक तो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल मत किया करिए। अब आपके दोस्त टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी करिएगा। अरे भाई मजा में गुजराती में बोलिए ना। महात्मा गांधी भी जब आए अंग्रेजी जानते थे, गुजराती में बोले। तो जब लोगों की जेब से पैसा निकालना है, जब लोगों की जेब पे अगर आपकी नजर है तो उनकी भाषा में बोलिए। अंग्रेजी ये सब चक्कर छोड़ दीजिए, गुजराती में बोलिए। अगर हिंदी माली नहीं, गुजराती में बोलिए, अच्छा लगेगा। दूसरा एक मेरा और आपसे, जो आपने सुबह वीडियो बनाया, मुझे एक शिकायत है, आप अपने दोस्त से कुछ देखिए ना। अरे अच्छे कपड़े पहनते, कपड़े आपने कैसे पहने हैं, मतलब अरे कोई अच्छे कपड़े पहनते ना, आप तो अफोर्ड कर सकते हैं बढ़िया कपड़े। आप थोड़ा जो आपके दोस्त हैं उनसे थोड़ा ये सलाह ले लेते, बढ़िया कपड़े पहन के आते। और एक बात मुझे लगती है कि अगर आपको कुछ करना था मेरे हिसाब से, तो अंबानी जी से सीखना चाहिए था आपको। चुप रहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं। आपके दोस्त कहीं कोई प्रेस से बात करते हैं, किसी से करते हैं, क्या बात करने की जरूरत है, चुप रहिए। खैर, अब भारत में जो मेन चक्कर यह है कि बैंक और इन सबको भी अब रोल समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मुश्किल दौर आ रहा है, देखना है क्या होता है आज, क्योंकि पार्लियामेंट में भी जेपीसी की डिमांड हो रही है। ये एक मेजर कंट्रोवर्सी होके बढ़ सकती है, आगे आ सकता है। दूसरी बात, क्या बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र कर पाएगी? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब इस समय एक मुहिम चली हुई है, नीतीश जी का जो महागठबंधन जो बिहार में चला रहे हैं उसको कैसे तोड़ा जाए।
जिस तरह से महाराष्ट्र में तोड़ा गया था वो शिवसेना को ही उन्होंने तोड़ लिया था, तो अब उनको लग रहा है कि वो इस तरह का कुछ काम नीतीश जी की जो जनता दल यू है उसको कर सकते हैं। वो आरजेडी को नहीं तोड़ पा रहे हैं, आरजेडी को पूरा सेशन निकल गया, नहीं तोड़ पाए। बिहार में महागठबंधन में जो एक दो चीजें समझ लीजिए, अभी सी वोटर और इंडिया टुडे सबका जो आया है आकलन और जो सर्वे आया है उसमें वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि बिहार में 2024 के एमपी इलेक्शन में महागठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, नीतीश जी ने ये साफ साफ कह दिया है कि उनके बाद अब तेजस्वी ही इसको मतलब वही चीफ मिनिस्टर होंगे बिहार के। अब बीजेपी का जरा पास्ट में आप देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि क्या करना है। 2019 में मतलब अपने को बहुत कम करके उसके 22 या 23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके टिकट काट के 17 सीटें खुद लड़के 2 सीट वाली जेडीयू को 17 सीट देके उसने गठबंधन किया था बिहार में, क्योंकि बीजेपी को पता था कि अगर बिहार का गठबंधन नहीं कर रहे हैं तो उनको मुश्किल हो रही थी। लेकिन मन साफ नहीं है। अगर 2019 में तुमने मन से किया, उनको भी 17 सीट दी, खुद 17 जीते, 17 में से 16 वो जीते, लेकिन मन साफ नहीं है। 2020 के इलेक्शन में आपने क्या किया? फिर आपने चिराग पासवान को लगा दिया कि इनको जरा हराओ। सबको दिख रहा था भाई, कोई पॉलिटिक्स में आप पॉलिटिक्स करना जानते हैं तो आप गुजरात की पॉलिटिक्स करते हैं, वहां ठीक है, वहां गुजरात की पॉलिटिक्स में हिरेन पांड्या और सोहराबुद्दीन हो सकता है, जो बिहार और यूपी में नहीं होता है, लेकिन आपकी पॉलिटिक्स कोई समझता नहीं है। चिराग पासवान के थ्रू आपने कट टू साइज करने की कोशिश की नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी ने कुछ गलतियां की हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं 3 गलतियां इसलिए बोल दूं क्योंकि कभी कभी लोगों को लगेगा कि आप एक तरफा बोल। नीतीश कुमार जी जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट काट के 2009 के इलेक्शन में मुजफ्फरपुर में जब वो लड़ रहे थे, जॉर्ज साहब, मतलब बिना किसी पार्टी के टिकट के, तो वहां नीतीश जी उनके 5-6 असेंबली सेगमेंट में जाके उनके अगेंस्ट मीटिंग किए थे, जो मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं करना चाहिए था। नीतीश जी के बारे में अभी जब शरद यादव जी की मृत्यु हुई है, बहुत से आपकी पार्टी जब आप चला रहे होते हैं, जब आप चल रहे हो तो बहुत से खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, लेकिन जब कोई मर जाता है तो आपको उसके पुराने अनुभव को छोड़ के चले जाना चाहिए था। और तीसरी बात, RCPN सिंह को जो आपने जिस ढंग से पार्टी का सर्वेसर्वा बना दिया था, अध्यक्ष बना दिया था, वो भी आपका कहीं ना कहीं गलत निर्णय था और मैं उसको पाप की श्रेणी में मानता हूं। क्योंकि जब आपने RCPN को किया तो बीजेपी RCPN जी के थ्रू वो शिंदे करना चाह रही थी, जेडीयू में वैसे ही जैसे शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी के अगेंस्ट शिंदे को किया, लेकिन ये नहीं समझ में आया था कि RCPN सिंह कोई नेता नहीं है। वो जिंदगी भर नोटबुक लेके यस सर कर रहे हैं। RCPN सिंह नेता नहीं है, यस सर वाले हैं। IAS थे और हरदम PS बने रहे हैं। PS मतलब सेक्रेटरी वाला काम किए हैं मंत्री जी के। तो उनका कोई ये नहीं था कि उनका बड़ा भारी प्रभाव क्षेत्र है, नेताजी आ गए, RCPN तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सब नहीं था, जुगाड़बाजी थी। अब नीतीश कुमार को जब ये समझ में आ गया 2020 के बाद कि उनका नेचुरल अलाई जो है वो इस तरफ लोग हैं, तो वो छोड़ के आ गए। और अब जैसा उन्होंने बार बार कहा है कि वो कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। अब इसमें एक सज्जन आ गए हैं जिसको कहते हैं ना कमजोर कड़ी कौन, वो उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी समता पार्टी में साथ थे, फिर आए गए, वो कई बार हुआ। फिर 2019 में वो 2 जगह से उन्होंने महागठबंधन के साथ वो 2 जगह से इलेक्शन लोकसभा लड़े, दोनों जगह से हार गए। 2020 में उन्होंने एक नया फ्रंट बना लिया और उसमें AIMIM और BSP ये सब थी, उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। 2021 में वो अपनी जो उनकी RLSP थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी, उसको जेडीयू में विलय करा दिया और नीतीश जी ने उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। तो अब वो कहते हैं कि मैं नंबर 2 हूं और उनको बुरा ये लग रहा है कि वो तेजस्वी यादव को क्यों अपना उत्तराधिकारी जैसे ट्रीट कर रहे हैं। वो उनको मन में कहीं ना कहीं शौक ये था कि हम रहेंगे। बीजेपी को ये कमजोर एक कड़ी मिल गई है। अब बीजेपी के इशारों पर वो ये सब कर रहे हैं, इस बिल्कुल साफ है। और नीतीश कुमार का जो इधर की स्टेटमेंट आप देखिए तो नीतीश कुमार भी थोड़ा अब जीवन के उस पे है कि उनको ही इज नॉट बॉदर्ड, उनको बहुत ये परवाह नहीं है कौन, उनका कहना जाए तो जाए। अब क्या है कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये जो जातिगत पॉलिटिक्स करते हैं ना कि मैं कुशवाहा का वोट का ठेकेदार, मैं इस वोट के इस जात का ठेकेदार, इन लोगों को कोई ना कोई बड़ी जात वाला बड़ी पार्टी चाहिए, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुशवाहा जी उसलिए घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये सब चीजें मिल रही हैं जिसमें उनको सूट कर रहा है कि भाई ठीक है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं जो सूट कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने आने से कहीं कोई फर्क पड़ेगा। सिद्दीक कप्पन का अपराध उसका धर्म या कर्म। मैं जल्दी से इस बात को इसलिए बता दूं कि अक्टूबर 2020 में हाथरस के गैंग रेप को
कवर करने जा रहे केरल के एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन को आगरा में कहीं गिरफ्तार कर लिया गया था अक्टूबर 2020 में। उसके बाद उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर तरह तरह के केस लगाए गए। उनके ऊपर एक यूएपीए लगाया गया, फिर उनके ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया गया, और यूएपीए वाले केस में उनको सुप्रीम कोर्ट से सितंबर में जमानत मिल गई थी। उसके बाद उनके ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस था। मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से 23 दिसंबर को बेल मिल गई थी। हालांकि बेल जब दी गई तो जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डीके सिंह ने कहा था कि उनके जो को अक्यूज है उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस था कि उन्होंने पीएफआई जो एक संस्था जो बैंड है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो 28 सितंबर को बैन हुई, ये उनसे पैसा लिए, इस तरह की बातें थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब का ऑर्डर में लिखा हुआ मेंशन है कि उनके साथ जो को अक्यूज अतीकुर रहमान है उनके खाते में एक बार 5,000 रुपए आए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। जज साहब ने यह भी कहा है कि इसके अतिरिक्त कोई ट्रांजैक्शन न सिद्दीक कप्पन के अकाउंट में न को अक्यूज जो उनके अकाउंट में हुआ है थ्रू आउट, और इसलिए उन्होंने उनको बेल भी दे दी थी। जैसा होता है कि बेल मिलने के बाद उनको जमानतदार मिलने मुश्किल हो रहे थे, और लखनऊ विश्वविद्यालय की भूतपूर्व वीसी रूपरेखा वर्मा जी ने लीड ली। उन्होंने मतलब 86 साल की हैं, वो एक जमानतदार हुई, बाकी इसी तरह के लोग जमानत लिए, और आज सुबह वो फाइनली उनको जेल से छुट्टी मिल गई। और उनको बड़े फ्रिवलस केसेस मतलब कारणों से वो आगे बढ़ाते जा रहे थे, आगे बढ़ा। कल रात में उनको इसलिए छुट्टी नहीं मिली कि जो जज साहब थे वो बार एसोसिएशन के जो वोटिंग हो रही थी उसमें व्यस्त थे, तो इसलिए आदमी एक दिन और जेल रहा। खैर वो बाहर निकले, और बाहर निकलते ही मुझे कभी कभी लगता है कि इतनी शर्म नहीं किसी को। एक टीवी वाला उनके पास पहुंच गया, और जो पहला उसने कहा कि आप बाहर निकल आए, इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर मीडिया। कितनी बार मीडिया वाले ने उनका नाम लिया था, कितनी बार उनके लिए बहस चलाई थी, कितनी बार उनके लिए कहा था कि उनको छोड़ा जाए। खैर सिद्दीक कप्पन ने कहा है कि इट इज जस्टिस डिलेड हुई है, इट इज हाफ बिग जस्टिस। और जो उन्होंने कहा है कि मेरी जो टैग लाइन है जो अपने शायद व्हाट्सएप में या कहीं फेसबुक में लगाते हैं, उन्होंने कहा है जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम। ये वो हर जगह लगा के चलते हैं। और ये भी उन्होंने कहा अपने आज उन्होंने कहा कि जर्नलिज्म इज एक्टिविज्म। ये सब वेरिफिकेशन के कारण लेट हुआ था। मैं अंत में फिर से ये कहूंगा कि उनको जो इतने लंबा रखा गया, तो क्या जो उनका कर्म था वो जर्नलिस्ट है वो कारण, कि वो भी कारण, या वो एक धर्म विशेष से आते हैं जिसके ऊपर आजकल ट्रिगर हैप्पी जिसको बोलते हैं ना लोग, तुरंत बुलडोजर चला दो, तुरंत वो कर दो, उसके कारण रखा गया, या दोनों कारण उनके अगेंस्ट थे इसके लिए रखा गया, ये अब आप ही सोच के बताइएगा। थैंक यू सो मच।